फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एरर में, ही इज़ द बेटर गोलकीपर इन द टीम। देखिए अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटर और आगे लगा है द, तो द बेटर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है यहाँ पे बेटर की जगह पे आपको क्या करना होगा, बेस्ट करना होगा। ठीक है, बात समझिएगा, ही इज़ द बेस्ट गोलकीपर इन द टीम। अगर हम बात करते हैं बेटर का, तो बेटर क्या है भाई, कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज़ होता है। ठीक है, बेटर जो होता है कंपैरिजन के सेंस में होता है। ठीक, मीन्स कि कंपैरिजन के सेंस में होता है, दो लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन हो तो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि ही इज़ द बेस्ट गोलकीपर इन द टीम, मीन्स कि वो सिर्फ उसी की बात हो रहा है, एक बंदे की बात हो रहा है जो कि पूरी टीम में एक जो बंदा है वो बेस्ट है, सभी में वो क्या है, बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर द लगा रहे हैं तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। अदरवाइज अगर यहाँ पे कंपैरिजन होता है तब हम लोग बेटर का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ऐसा एरर हो सकता है। तो देखिए एरर बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है, आपको या तो पार्ट ऑफ स्पेस से हो सकता है या फ्रिज से भी रिलेटेड बहुत सारे एरर होते हैं एग्जाम में। तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का एरर देखने को बनेगा, देखते हैं। वी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ अ फ्रेंड हु वाज लिविंग फ्रॉम मुंबई। ठीक है, हम लोग स्टेशन जाते हैं, गए किस लिए, अपने दोस्त को मुंबई छोड़ने के लिए उसके स्टेशन जाते हैं। तो सी ऑफ यहाँ पे एक वर्ड दिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सी ऑफ का मतलब नहीं कुछ होता है। ठीक है, सी ऑफ यहाँ पे एक फ्रेज का यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है विदा करना। ठीक है, सी ऑफ, एस डबल ई, ठीक है, ओ डबल एफ ऑफ। ठीक है, एक फ्रेज है, ध्यान रखिएगा, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी को स्टेशन जाकर, एयरपोर्ट जाकर क्या करना, छोड़ना। ठीक है ना, टू सी ऑफ का मतलब होता है टू गो टू अ स्टेशन एंड एयरपोर्ट इट इज़ टू से गुड बाय। ठीक है, कह सकते हैं इसको हम, सी ऑफ का मतलब कह सकते हैं कि गुड बाय। ठीक है, अब किस लिए गुड बाय, तो किसी को हम जब स्टेशन छोड़ने जाते, एयरपोर्ट छोड़ने जाते तब हम उसका यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिजल्स आर डिजीज दैट काउजेज फीवर एंड रेड फैस। ठीक है, अब मिजल्स ये क्या है, आपका एक बीमारी है ना, तो बीमारी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। मिजल के साथ आर का यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी बीमारी के साथ हम ध्यान रखिएगा, किसी भी बीमारी का अगर हम यूज़ करते हैं उसके साथ वर्ब का, तो हमेशा किसी भी बीमारी के साथ हम लोग वर्ब का नहीं, वर्ब में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, मीन्स कि यहाँ पे यूज़ होगा, है ना, आर आप काटेंगे और इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो तीन यहाँ पे आपने पहले एरर में देखा कि पहले एरर में हमने क्या देखा यहाँ पे कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ कंपैरेटिव डिग्री की जगह पे। सेकंड हमने देखा कि यहाँ पे सी ऑफ होता है जो कि एक फ्रेज का यूज़ किया गया था, यहाँ पे सी ओ एफ ऑफ लिखा हुआ था, गलत है। और थर्ड में हमने देखा कि यहाँ पे बीमारी का नाम के साथ हमेशा सिंगुलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज़ गुड वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच। ठीक है भाई, वेदर अच्छा होता है तो हम लोग जल्दी ही क्या करेंगे, आफ्टर लंच के बाद हम लोग बाहर जाएंगे लंच करने के लिए, है ना। जैसे ही मौसम अच्छा होता है हम लोग कहाँ जाएंगे, लंच के लिए जाएंगे। तो प्रोवाइडिंग दैट नहीं होगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे काट कर क्या होगा, प्रोवाइडेड करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड, ध्यान रखिएगा। जब प्रोवाइडेड की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में कहने के लिए हम जब प्रयुक्त करते हैं या यूज़ करते हैं कि वी मस्ट हैपन। ठीक है, जब पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, जब पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं तब वहाँ पे हम लोग प्रोवाइडेड क्या यूज़ करते हैं, प्रोवाइडेड दैट, है ना, प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज़ गुड वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच। ठीक है, कुछ देर के लिए हम लोग क्या जाएंगे, लंच करने के लिए जाएंगे जैसे ही मौसम अच्छा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ अ 50% चांस ऑफ रेन फॉरकास्ट फॉर टुडे। देखिए अब यहाँ पे 50% चांस की बात की गई रेन का, और यहाँ पे फिर से आगे एक वर्ड लिखा है कि फॉरकास्ट फॉर टुडे। तो फॉरकास्ट का मतलब ही होता है अनुमान, है ना, फॉरकास्ट का मतलब ही होता है अनुमान। तो जब अनुमान यहाँ पे लिखा हुआ है तो चांस ऑफ के बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये फ्लुअस हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे हटाएंगे। देयर इज़ अ 50% रेन फॉरकास्ट फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट फ्रॉम ब्राज़ील इज़ कॉफ़ी। तो जो प्रिंसिपल एक्सपोर्ट है वो क्या है, ब्राज़ील का जो प्रिंसिपल एक्सपोर्ट क्या है वो है कॉफ़ी। तो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों का देखिए अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं प्रिंसिपल का, तो दोनों का उच्चारण एक जैसा होता है। प्रिंसिपल की बात करें या फिर हम प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें, दोनों का मतलब अलग होता है, उच्चारण हालांकि एक होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और इस प्रिंसिपल AL लगा हुआ है, इसका मतलब होता है क्या, प्रधान या प्रमुख। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा एल ई जो रहता है उसका मतलब होता है सिद्धांत, ए एल रहता है वो प्रधान। तो यहाँ कहने को प्रधान या मुख्य कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं या मुख्य कह सकते हैं। तो इसका जो मुख्य जो यहाँ पे एक्सपोर्ट का है, ब्राज़ील का जो मेन एक्सपोर्ट का चीज़ है, वो मुख्य जो एक्सपोर्ट करता है ब्राज़ील वो करता है कॉफ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसमें रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉयर हैज़ प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स, है ना। तो देखिए प्लेंटी की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, इसको आप हटाएं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना होगा, लॉट ऑफ। अब आप सोचेगा ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ध्यान रखिएगा प्लेंटी ऑफ के बाद नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। प्लेंटी के बाद की अगर हम बात करें इसके बाद, ठीक है, प्लेंटी के बाद जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, अनकाउंटेबल क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ ये तो क्लाइंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेंटी की जगह पे आप लॉट ऑफ करेंगे, ठीक है। चलिए बात समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फादर एज वेल एज द सन्स वर प्रेजेंट एट द एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक। अब आपने बहुत बार इसका रूल आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया भी है, और उसी का यहाँ पे एक रूल भी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि जब एज वेल एज के साथ, ठीक है, एज वेल एज के साथ जब सेंटेंस कनेक्ट हो, ठीक है, तो जो आपका वर्ब होता है ना किसके अकॉर्डिंग होता है, अब बताइए इसके अकॉर्डिंग होगा या फिर इसके अकॉर्डिंग होगा। तो आप सन्स के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे बल्कि द फादर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे वर्ब के जहाँ पे वॉज होगा, ठीक है, करेक्ट। अगर आप लोग देखेंगे कि अरे यहाँ तो द सन्स है, सन्स यहाँ पे प्लूरल है, तो ठीक है सही है, नहीं गलत है, ठीक है। एज वेल एज जब भी कनेक्ट रहेगा हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिर से रूल सीखा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे फीलर का है, जो इंपॉर्टेंट फीलर उसके वो यहाँ पे मैं लिया हूँ। ही फाइनली गॉट द डैश ड्राइव द हैवी व्हीकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, लेकिन कई बार ऐसे आपको कन्फ्यूजन खड़ा होगा कि आप सोचेंगे कि हम क्या यहाँ पे फिल करें, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे ही फाइनली गॉट द ड्राइव हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल के लिए क्या मिलता है, फाइनली उसे क्या मिला, हैवी व्हीकल को लिए चलाने के लिए उसको क्या मिलता है। वो भी आप व्हीकल चलाते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, क्या मिलता है आपको, लाइसेंस मिलता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ड्राइव व्हीकल से तो पता चल गया हमें लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। ये दोनों तो नहीं। अब लाइसेंस और लाइसेंस में क्या पंगा है भाई, ये पंगा ये है नाउन का और ये वर्ब का पंगा है, ध्यान रखिएगा। अगर लास्ट की अगर हम एस ई की बात करते हैं, एस ई जो है ये क्या है, वर्ब है, और सी ई क्या है आपका यहाँ पे नाउन है, ठीक है। सी ई वाला जो लाइसेंस है ये क्या है, नाउन है। तो भाई कौन सा यहाँ पे फिल करेंगे, तो देखिए गॉट द के बाद जो आएगा वहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है, यहाँ पे नाउन वाला आएगा, मीन्स कि आपका ये लाइसेंस होगा। सी फाइनली गॉट द वर्ड, द के बाद यहाँ पे नाउन आएगा, मीन्स कि लाइसेंस आएगा, वर्ब वाला लाइसेंस नहीं आएगा। ही फाइनली गॉट द लाइसेंस टू ड्राइव द हैवी व्हीकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज़ नो बडी डैश होम, एट होगा, इन होगा, ऑन होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा फिल करेंगे, ठीक। तो देयर इज़ नो बडी एट होम, ठीक है, इसका जो प्रीपोजिशन करेक्ट होगा वो होगा एट होम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आई डोंट एग्री डैश यू, इसका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, अग्री के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, आई डोंट एग्री विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ही स्विच द लाइट्स ऑफ या ऑन एंड वी कुड सी मच बेटर। अब बहुत सारा हर बार में क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ते यहाँ पे पढ़े, सी ही स्विच द लाइट ऑफ बोलना बहुत अच्छा लगता है ना किसी को भी, आप फट से ऑफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे हो जाता है गलत। ध्यान रखिए हालांकि ठीक है स्विच ऑफ भी सही होता है, स्विच ऑन भी सही होता है। स्विच ऑफ मतलब कि लाइट को बुझाना और ऑन का मतलब लाइट को ऑन करना। लेकिन सेंटेंस में आगे करेंगे वी कुड सी मच बेटर, वी कुड सी कब देखेंगे, जब देखेंगे जब आपका लाइट ऑन होगा तभी तो देखेंगे ना। करेक्ट आंसर होगा बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड कि दाऊ शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड डैश सिंगिंग, सी इज़ नॉट गुड डैश इट, ठीक है। तो इंटरेस्टेड के साथ जो प्रीपोजिशन होता है इन होता है और गुड के साथ एट होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए ऑल द फर्नीचर डैश डिस्ट्रॉयड इन द फायर, जब भी ऑल दिखे, ठीक है, जब भी ऑल दिखे उसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, मीन्स कि यहाँ पे आर होगा। क्लियर, आर होगा। ऑल द फर्नीचर आर डिस्ट्रॉयड
इन द फायर। ठीक है, चूँकि पैसिव फॉर्म में है, ध्यान रखिए कि सेंटेंस जो है पैसिव फॉर्म में है, यहाँ ना वॉज होगा, ना वर होगा, ना हैव होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन आ गया क्या कि यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर अबाउट योर कफ, तो मस्ट नॉट और यहाँ पे यू होगा, मस्टंट यू। ठीक है, मीन कि जब सेंटेंस आपका जो होगा, ये सेंटेंस जो है अगर आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनता है, निगेटिव बनता है। ठीक है, निगेटिव बनता है, ध्यान रखिएगा। जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, मीन्स कि बी नंबर इसका करेक्ट होगा। जो यहाँ पे वर्ब होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मिसेस डेली इज एंग्री डैज द स्टूडेंट्स। अब एंग्री के साथ मैंने बताया था कि क्या होता है, एंग्री के साथ विद लगता है, करेक्ट आंसर विद होगा। क्लियर, एंग्री के साथ विद होगा। किसी पर्सन के साथ अगर बात करते हो तो एंग्री विद पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है माई फादर्स लिव्स इन, माई फादर्स लिव्स डैश कोडापुर स्मॉल विलेज डैश आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बड़ा जगह है तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, और छोटा जगह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐड का यूज़ करते हैं। मीन्स कि एक बड़ा सा शहर है आंध्र प्रदेश, उसके अंदर एक छोटा सा क्या गांव है, कोंडापुर। ठीक है, तो बड़ा के लिए हम पहले क्या बताया कि यहाँ पे इन होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए इन यूज़ करेंगे और इसके लिए ऐड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अब देख लीजिए एंटो साइनो का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि बेस्ट एक्सप्रेस मीन्स कि इसका जो साइनो है वो क्या होगा, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र। ठीक, अब इसका जो करेक्ट होगा एमिट, ओल्ड, वर्न आउट या लिबरेट, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिबरेट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिबरेट। स्वतंत्र का मतलब यहाँ पे टू फ्री समबडी स्पेशली फ्रॉम लीगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इमेंसिपेट का मतलब बताए थे फ्रीडम, कह सकते हैं फ्रीडम किस सेंस में, तो आप बता रहे यहाँ पे लिख लीजिएगा टू फ्री। ठीक है, टू फ्री समबडी। ठीक है, टू फ्री समबडी, टू फ्री समबडी किससे भाई, स्पेशली फ्रॉम लीगल। ठीक है, फ्रॉम लीगल, लीगल या पॉलिटिकल, लीगल पॉलिटिकल या सोशल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, सोशल रेस्ट्रिक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिबरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस का मतलब होता है क्या, आग्रह करना। ठीक है, आग्रह करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इंसिस्ट का मतलब इंसिस्ट करना, अर्गिंग करना। ठीक है, आग्रह करना। नेक्स्ट है क्वियर। क्वियर का मतलब क्या होता है, क्वियर का मतलब होता है अनोखा। ठीक है, अनोखा या अजीब, अनोखा या अजीब जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब जो होगा, इसका साइनो होगा वो होगा स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी अनोखा या अजीब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अब आते हैं अपोजिट की बात हो रही है। ठीक है, अपोजिट जैसे एक्स्ट्रा वैगन। एक्स्ट्रा वैगन मतलब फिजूल खर्च करने वाला लोग को कहते हैं एक्स्ट्रा वैगन, फिजूल खर्च, फिजूल खर्च। तो फिजूल खर्च का अपोजिट होगा बचाने वाला, है ना। अगर कोई लोग फिजूल खर्च करता है तो उसका जो होता है अपोजिट जो क्या होता है भाई, आप क्या करें, उसको बचाएंगे, है ना। तो उसको अगर जो फिजूल खर्च करता है और जो बचाता है तो उसका अपोजिट जो होगा वो मेजरली हो जाएगा। मेजरली मतलब कंजूस। ठीक है, कंजूस या कंजूसी से। चलिए नेक्स्ट आता है सेन। सेन का मतलब होता है कि हाँ भाई, सेन का मतलब होता है समझदार, समझदार। तो इसका अपोजिट क्या होगा, मैड। मैड का मतलब होता है पागल। ठीक है, नेक्स्ट होता है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, वैलिडेट का मतलब होता है मान्यता। ठीक है, मान्यता देना, मान्यता देना या फिर मान्यता प्राप्त जिसको कहते हैं। तो इसका अपोजिट जो होगा वो होता है निगेट करना। निगेट का मतलब क्या होता है, अस्वीकार कर देना। ठीक है, अस्वीकार कर देना। ठीक, एक दफ़ा आपको मान्यता मिलता है, दूसरा सब आपका निगेट हो रहा है, मीन्स अस्वीकार हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इडियम फ्रेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इडियम फ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं कि अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। अब गुड टीचर का क्या हो सकता है, गुड टीचर का जो लक्षण हो सकता है वो टैलेंट फॉर एक्टिंग। एक्टिंग तो करते नहीं टीचर। अ प्रेजेंट पर्सनालिटी, भाई टीचर की पर्सनालिटी हो या ना हो,
उनको नॉलेज इंपॉर्टेंट रखता है ना, उनको उनके अंदर क्या नॉलेज है वो स्टूडेंट को देंगे वो इंपॉर्टेंट रखता है, उनकी पर्सनालिटीज़ नहीं, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सिखाने में इंटरेस्ट रखेंगे तो वही पढ़ाएंगे कम। तो अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, उनको स्पीकिंग करने का मतलब कि पढ़ाने में उनकी क्या होती है, बहुत ही उनमें टैलेंट होती है पढ़ाने का। अगर वो पढ़ाते बोल बोल के वो पढ़ाते हैं, उनकी वो क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स के टैलेंट है उनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि इट वाज अ रेड लेटर डे फॉर हिम बिकॉज ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब कोई प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है तो वो दिन उसका क्या होता है, रेड लेटर डे होता है, मीन्स कि वो एक मेमोरेबल डे होता है, यादगार वाला दिन होता है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सी ब्राउट अप द ऑफन एज हर ओन चाइल्ड। अब ब्राउट अप का मतलब ध्यान रखिएगा, इसका V2 सेंस में बनाया गया, ठीक है, इसका V2 पास्ट में कन्वर्ट किया गया तो ब्रिंग अप होता है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना या पालना। अब ऑर्फन में जो अनाथ होते हैं उनको क्या होता है, अपने बच्चों की तरह जो वो पाली, ठीक है। सी ब्राउट अप द ऑर्फन एज हर ओन चाइल्ड, ऑर्फन को अपने बच्चों की तरह पाली। तो इसका जो ब्राउट अप का जो होता है, इसका जो फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है पालना या पालन पोषण करना। इसका जो होगा फ्रेज का जो मीनिंग होगा वो होगा रियर। रियर का मतलब भी होता है सेम चीज़, पालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई, ठीक है। ये आपको बहुत सारे रूल सिखाते हैं, जैसे इट इज़ डेंजर टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुली, ठीक है। अब इट इज़ डेंजर, अब यहाँ पे क्या गलती है भाई, डेंजर होगा कि और कुछ होगा, तो पहले यार नियम समझिएगा कि क्या होता है। इट इज़ के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए था, है ना, तो इट इज़ यहाँ पे होना चाहिए था, इट प्लस इज़ प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव। तो डेंजर तो एडजेक्टिव नहीं है ना, डेंजर क्या है भाई, ये तो नाउन है, ये क्या है, नाउन है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इट इज़ डेंजरस, ये खतरनाक है। खतरा नाउन हो गया, खतरनाक जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। तो आपको ये टिक करना होगा, डेंजरस, डेंजरस क्या है, एडजेक्टिव है। इट इज़ डेंजरस टू क्रॉस द रोड अनमाइंडफुली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द क्लाउड ऑफ मिसफॉर्चून्स वॉज ब्लो आउट। अब जो मिसफॉर्चून दुख के जो बादल हैं वो क्या हो गए, ब्लो ओवर हो गए। ब्लो ओवर मतलब क्या होगा, यहाँ पे ब्लो ओवर का मतलब शांत हो जाना, थम जाना, इसका करेक्ट हो जाएगा, आउट नहीं होगा, ब्लो ओवर होगा। ब्लो ओवर का मतलब होता है थम जाना, ठीक है, थम जाना या शांत हो जाना। अब जो दुख के बादल हैं वो क्या होंगे, थम जाएंगे, शांत हो जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है। अब ऐसे कि यहाँ पे अगर बात करें, अगर ब्लो आउट अगर होता तो उसका भी मतलब जान लीजिए, ब्लो आउट का मतलब होता क्या है। ब्लो आउट का मतलब होता है, हालांकि यहाँ पे तो सेंटेंस में गलत है, ब्लो आउट का मतलब फिर भी जान लीजिए, ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना या फट जाना, ठीक है, दो अर्थ देता है। फट यहाँ पे फटना के सेंस में भी होता है या फट जाना के सेंस में होता है या फिर बुझाना भी होता है, बुझाना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक। उसी तरह एक और भी होता है जैसे कि ब्लो अप भी होता है, ठीक है, ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट, ठीक है, विस्फोट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्फोट, ठीक। अच्छा एक और होता है ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ब्लो के साथ OFF ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लो ऑफ का मतलब होता है टालकर हटाना, टालकर हटाना। अब आपका दोस्त आपसे बाइक मांग रहा है, आप उसको क्या करें, बहाना करके टाल करके हटा दिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्चर नीड्स टू इनलार्ज टू ब्रिंग आउट द डिटेल्स क्लियरली। अब देखिए यहाँ पे टू, यहाँ पे पैसिव फॉर्म बनाना होगा। पैसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें टू के साथ बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना होगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ है भाई, यहाँ पे है तो बी नहीं है, यहाँ पे है टू बी इनलार्ज सही है, और बाकी यहाँ पे तो कहीं है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू बी इनलार्ज, ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ही वॉज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन टीनेजर। इफेक्ट और अफेक्ट में क्या अंतर है भाई, है ना, इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर है, ठीक है, इफेक्ट और अफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें अंतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तरफ जहाँ पे इफेक्ट जो होता है नाउन होता है, वहीं अफेक्ट जो होता है आपका क्या होता है, वर्ब होता है ना। इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, और अफेक्ट क्या होता है, वर्ब होता है। तो ही वाज नेगेटिव अफेक्ट, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, तो ध्यान रखिए नेगेटिव अफेक्ट ऑन टीनेजर। तो यहाँ पे नाउन आप हटाएंगे, उसके यहाँ पे क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट करता है, इफेक्ट नहीं करता, इफेक्ट नाउन के सेंस में होता है, ठीक है। चलिए
अब आते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे देखते हैं कि टू गेट ऑफ ऑब्टेन समथिंग मीन्स कि समथिंग किसी चीज़ को प्राप्त करने को कहते हैं अटेन करना। अटेन करना मतलब ये होता है प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि हैंड रिटन बुक, ठीक है। यहाँ पे जो है 33 में क्या है, हैंड रिटन बुक। हैंड रिटन बुक को क्या कहते हैं, ए मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको रटना पड़ेगा। और कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन के बीच का जो कन्वर्सेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं डायलॉग। नेक्स्ट आता है शाई एंड ईजिली एम्बैरेस्ड। एक तो शाई है और ईजिली एम्बैरेस्ड हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, बैश। क्या कहता है कि यहाँ पे 40 लीटर दूध एवं पानी का मिश्रण 4:1 है, ठीक है, 4:1 है। इसमें 10 लीटर मिश्रण निकाला गया है और उतना ही मीन्स कि उतना ही कहने का मतलब 10 लीटर पानी डाल दिया गया है। 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, क्या निकाला गया, मिश्रण, और यहाँ पे क्या डाला गया, पानी। मिश्रण और पानी का अंतर समझ में आना चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर पानी डाला है, दोनों में अंतर है। तब बोला है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब आप समझ लीजिए कि 40 लीटर तो दूध था, उसमें से 10 निकाल लिया तो बचा कितना, 30 लीटर दूध बचा। अब सब मानिए कि अगर 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात 4:1 रहा होगा, मिश्रण निकाला मतलब मिश्रण मतलब क्या, टोटल दूध में से 10 लीटर दूध निकाल लिया, जो बच गया दूध तो 30 लीटर होगा, और जो बच गया वो 30 लीटर दूध वो उसका भी तो रेशियो 4:1 ही का फॉर्मेशन में होगा ना, ठीक है। क्योंकि मिश्रण निकाला है तो मिश्रण जो निकाला है, जो बचा मिश्रण का भी तो अनुपात 4:1 में होगा। मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 4:1 कहने का मतलब आपका कि अब जो मिल्क और वाटर क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर हो जाएगा 4:1 5, 5 6 30, तो 6 4 के 24, और ये 24 तो ये 6, ठीक है। जो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन बचा है, जो बचा हुआ का है उसका है दूध और पानी का मिश्रण का यहाँ पे रेशियो ये है। अब क्या कहा कि 10 लीटर तो निकाल लिया। अब कहा है कि 10 यहाँ पे लीटर पानी डाला है, मिल्क नहीं डाला है, पानी डाला है, मीन्स कि इसमें 10 ऐड कर देंगे, है ना। इसमें अगर 10 ऐड करते तो क्या बन जाता है 16, और ये तो 24 तो पहले से था। अब करिए इसको काट दीजिए, 8 दूना का 16, 8 का 24, रेशियो क्या बन के आया आपका 3:2, है ना। तो दूध और पानी का जो रेशियो बन के आया 3:2, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखे होंगे एग्जाम में बहुत बार आए, बहुत बार एग्जाम में, और बहुत सारे एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन। देखिए कोई व्यक्ति है जो कि अपने जो घर से है, ठीक है, घर से ऑफिस जाता है, घर से ऑफिस जाता है तो दोनों का तो डिस्टेंस कभी भी सेम ही रहेगा। घर से ऑफिस हो चाहे आपका और आपके स्कूल का ऑफिस, आपका या आपके स्कूल का डिस्टेंस हो चाहे आपके कोचिंग का डिस्टेंस, वो तो कभी थोड़ी बदलता है, ऐसा थोड़ी कि स्कूल बदल जा रहा है बार बार हर दिन, है ना। तो डिस्टेंस ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ध्यान रखिए, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो ऐसे वाले कंडीशन में ध्यान रखिएगा। एक तो पहले पहुँचेगा, दूसरा यहाँ पे देर से पहुँचेगा। तो एक पहले पहुँचेगा तो क्या होगा प्लस और माइनस, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। एक देर से पहुँचेगा, दूसरा भी देर से पहुँचेगा, ऐसे कंडीशन में माइनस कर देते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट मैंने बताया। अब क्या है कि आपको यहाँ पे बताना है कि घर से जो है दूरी क्या है, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस तो सेम है, इसका डिस्टेंस जो भी होगा और इसका डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर, और समय टोटल कितना हो गया 10 मिनट और 5 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटा में बना लेंगे इसको। मैंने अभी बताया था ना कि पहले और बाद रहे तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 10 5 15। डिस्टेंस वही है, ठीक है। यहाँ पे समय हो गया, आखिर समय बराबर दूरी बटा चाल लिखते हैं ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, वही चीज़ को यहाँ पे इसी फॉर्मेशन में लिखा गया है, ठीक है। तो एक का जो दूरी था एक्स नहीं पता है, 8 किलोमीटर से जा रहा है, दूसरा एक्स है, दूरी तो सेम है लेकिन 10 किलोमीटर से जा रहा है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा 80 और 10x माइनस 8x इक्वल टू 1/4, है ना, क्योंकि ये कट जाएगा ना। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास
तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की संपूर्ण पृष्ठफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला आप रट लीजिएगा, ठीक। संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस आर होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप रट के रखेंगे। तो देखिए क्या है, और इसका पाई के फॉर्मेशन में आंसर चाहिए, तो पाई को तो आप ब्रेक करेंगे नहीं, तो पाई तो वही रह जाएगा, है ना, 2 का 2 हो जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, अर्धव्यास मीन्स की क्या है, अर्धव्यास इक्वल टू आर है, आर का वैल्यू दिया हुआ है ना। और एच प्लस आर मतलब 10 + 5 क्या हो जाएगा, 10 पाई इंटू 15, तो 150 पाई इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, लाभ और 4% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 4 × 1 = 4 मीन्स की 4 × 4 4 × 25 100। तो CP जो हो जाएगा अगर 25 होगा तो SP कितना हो जाएगा 26। आप ऐसे तोड़ लेंगे, फ्रैक्शन में इसको कर लेंगे तो 4 × 4 4 25 25 CP, एक ज़्यादा चूँकि लाभ हुआ है तो 26, है ना, इसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ 25 और 26 के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो लाभ हो रहा है 78 रुपये में बेचने पर, है ना, बेच कितना मेरा है 78 रुपये, लेकिन जो मेरा बेचने का आया वैल्यू कितना है 26। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 26 ना होकर कितना गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो उसी तरह ये भी कितना गुना हो जाएगा, CP 75 रुपया। अब देखिए यहाँ से CP तो पता चल गया कि CP कितना है 75, और फिर बेच कितना मेरा 60 में, है ना, बेच कितना मेरा 60 में। अब बताइए कि जो चीज़ खरीदा है बेच रहा है 60 में, तो क्या होगा, हानि होगा, है ना। हानि कितने का, 15 का, कितने पे 75 पे, 15 कम 15 15 × 5 = 75, 1/5 किसका परसेंट वैल्यू होता है 20% का, तो 20% यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास, तो पहिए का व्यास निकालने के लिए पहले तो एक चक्कर का वैल्यू निकालेंगे। एक चक्कर का वैल्यू कैसे निकलेगा, टोटल 11 किलोमीटर मीन्स की 11,000 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर 5000, तो एक चक्कर का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। एक चक्कर तो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कुछ छूट गया क्या, 11 किलोमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ छूटा क्या, नहीं ठीक तो है, यहाँ पे 20। तो एक चक्कर का नहीं मतलब क्या, कोई भी चक्कर लगा रहा है तो एक तरह का परिधि है, तो परिधि कितना आ गया, जो आपका यहाँ पे इसका परिधि है, तो परिधि का वैल्यू क्या आता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का वैल्यू यहाँ पे 11 दूनी का 22 220। अब इसको अब काटेंगे तो क्या आएगा, 22 से तो 22 कट ही जाएगा, 10 बार में 2 × 5 = 10 कट जाएगा, और नीचे जो 7 बचेगा वो आर का वैल्यू क्या दे जाएगा 35। अगर आर का वैल्यू 35 है तो जाहिर से डी कितना होता है, आर का दुगना होता है डी, इसके 35 दूना 70, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संकेंद्री वृत्तों के व्यास 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच घिरे क्षेत्रफल का, उनके बीच जो क्षेत्रफल है उसको बताना है। ऐसा तो होता है ना संकेंद्री, ठीक है, एक 8 होता है और दूसरा 10। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, व्यास लिखा हुआ है 8 और 10, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। फार्मूला से आप क्या जानते हैं कि पाई, है ना, फार्मूला क्या जानते हैं आप, फार्मूला था पाई बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है। पाई फॉर्मेशन में तो लिखना है, बड़ा वाला आर कितना है 5, छोटा वाला आर कितना है 4, तो 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16, तो बच जाएगा 9 पाई आंसर, ठीक है, 9 पाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी सी किसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में, ए सी कितने दिन में करता है 15 दिन में। सब कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 10 छक 60, 12 5 60, 15 चौक 60। अब बोला गया कि ए अकेला कितना करेगा, तो पहले तो इसका निकालेंगे, यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो चूँकि ए बी बी सी ए सी तो कॉमन सबका आ जाएगा 2, ठीक है,
6 4 10 5 15 15 आगे यहाँ पे। अब ए बी सी का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7.5 आएगा, है ना, कि 2 से डिवाइड करेंगे 15 में 7.5 आएगा। हमको तो ए का वैल्यू चाहिए, ए का चाहिए, और हमको यहाँ पे बी सी का अगर यहाँ पे वैल्यू रखें तो ए का तो पता चलेगा कि ए एक दिन में कितना करेगा, तो बी सी का यहाँ से उठाकर वैल्यू रख दीजिए, कितना था 5। अब इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 2.5। अब पूछा गया है कि ए कितने दिन में करेगा, तो जो टाइम लगेगा टोटल वर्क 60 है, 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 12 × 25 = 60, मतलब 12 दिन का 24 दिन आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि यदि 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, प्रथम 3 बच्चे की औसत आयु 15 वर्ष है, और अंतिम, यहाँ पे एक सेंटेंस छूट गया है, अंतिम भी एक सेंटेंस में था, टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया, अंतिम जो 3 बच्चे का जो है ना, 3 बच्चे का औसत भी क्या है, औसत भी यहाँ पे 15 वर्ष है। ठीक है, तो पूछा गया कि तीसरे बच्चे का, तो देखिए 5 बच्चा है और 15, टोटल कितना गया 75। प्रथम 3 का पूछा गया है, तो प्रथम 3 का 45, अंतिम 3 का पूछा गया है फिर से 45, दोनों को घटा दीजिए, 90 - 75 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, चलिए दो संख्याओं के वर्गों का योग 20 एवं उनका गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनफल पहले चेक कर लीजिए ना, 5 × 3 = 15 नहीं बन रहा है, 7 × 5 = 35 नहीं बन रहा है, 6 दूनी का 12 नहीं बन रहा है, हो गया आंसर ना, 4 दूनी का 8, और इसका वर्ग कीजिएगा तो 20 तो आता ही है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पीछे से उठाइए। एक महिला की आयु अपने पति से 5 वर्ष छोटी है, अपनी पुत्री से 3 गुना है, यदि पुत्री 6 वर्ष के बाद 21 वर्ष को जो होती तो उसके पिता, सॉरी यहाँ पे पति होगा, ठीक है, उसके पति की वर्तमान में पूछा गया है, मीन्स कि हस्बैंड होगा, एक वाइफ हो गया, उसकी डॉटर। यहाँ से पकड़िए सेंटेंस को, 6 वर्ष के बाद, मीन्स कि 6 वर्ष के बाद अगर डॉटर 21 की है तो अभी वर्तमान में कितना की होगी, 15 साल की होगी, तभी तो 6 जुट कर 21 हो गया। और वाइफ की बात कहा गया कि इसकी बेटी की 3 गुनी है, 3 गुनी अर्थात 45 वर्ष, और इसकी वाइफ जो हस्बैंड से 5 साल छोटी है, इसके अगर ये हस्बैंड 50 का रहा होगा तब तो 5 साल छोटी इसकी वाइफ 45 की होगी, तो इस हिसाब से पति का जो आयु कितना हो गया 50।